Hello, so today we are going to discuss in this video about separation of mixtures. There are too many ways to separate the substance, like using a suitable solvent, sublimation, magnet, filtration, crystallization, centrifugation, chromatography, evaporation, distillation, fractional distillation and separating funnel. One by one we will discuss. Okay, let we discuss about mixtures of two solids. How can we separate the two solids? जैसे तुम देख रहे हैं यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर के अंदर स्टोन है और शुगर है, ठीक है। तो स्टोन और शुगर को क्या करा है, यहाँ पे मिक्स किया है, तो ये एक तरीके का मिक्सचर है, ठीक। और ये मिक्सचर कैसा है कि इसके अंदर हम कोई सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जब हमने पढ़ा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में डलता है और सॉल्वेंट जो सॉलिड जिसके अंदर डलता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो कोई सोल्यूशन बना हुआ नहीं है, ये तो एक मिक्सचर है, ठीक। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों मिक्सचर में, इन दोनों सॉलिड में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। तो क्या है वो, शुगर। ये शुगर क्या है, वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर डाल दिया, वाटर यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एज एन सॉल्वेंट। तो वाटर डाल देंगे तो सारा का सारा शुगर इसके अंदर वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब हम थ्रू फिल्टर पेपर या फिर फनल का यूज़ करके, क्योंकि स्टोन का पार्टिकल क्या होता है, बड़ा होता है, तो फिल्टर पेपर लगा दो, कुछ कुछ छोटे पार्टिकल्स हो गए होंगे बाय मिक्सिंग, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप फिल्टर हो जाएगा, सारा का सारा शुगर वाला सोल्यूशन नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, स्टोन बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है कि जब सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस फॉर्म में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है अमोनियम क्लोराइड के सॉल्ट का, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड नहीं है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे NH4Cl के साथ क्या मिक्स है, सॉल्ट भी है। वो सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से हमें क्या सेपरेट करना है, अमोनियम क्लोराइड बाहर रिलीज़ कराना है। तो हमें पता है कि ये अमोनियम क्लोराइड क्या शो करता है, सब्लिमेशन वाली प्रॉपर्टी। मतलब कि जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, गैसेस स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमने कॉटन डाल दिया है, ठीक। कॉटन इसलिए डाला है ताकि इसका गैस क्या है, वो बाहर स्केप ना हो पाए, ठीक है। और जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे हम, तो इसका मिक्सचर किसके साथ, सॉल्ट के साथ, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड हमें यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ गैस यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा और कुछ देर के बाद कूल होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये प्रोसेस किस किस का कर सकते हैं हम, किस किस के साथ, नैप्थलीन बॉल के साथ, कैम्फर के साथ, एंथ्रेसिन के साथ। नैप्थलीन बॉल्स जो तुम्हारी मम्मी मार्केट से लेकर के आती है कपड़े वपड़े में डालने के लिए, कैम्फर जो पूजा करने के लिए यूज़ करते हैं हम, कपूर का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन बाय मैग्नेट, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि मैग्नेट, जैसे तुम देख रहे हो इसके अंदर ये सोल्यूशन किसका है, FeS का, ठीक है, आयरन सल्फर का। ये हमने पहले भी पढ़ा था। आयरन सल्फर क्या है, अभी फिजिकली हमने मिक्स किया है इसको, केमिकली मिक्स नहीं है। केमिकली मिक्स का मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम मैग्नेट लेकर के आ रहे हैं, तो जितना भी आयरन था वो सारा का सारा मैग्नेट के साथ चिपक गया, ठीक है। लेकिन सल्फर नीचे रह गया, क्योंकि सल्फर की ऐसी प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो मैग्नेट के साथ क्या हो जाए, चिपक जाए। उसी तरीके से ये अब हम इनको लार्ज स्केल पे करना है, तो क्या करते हैं, जैसे ग्राउंड में से ओर निकलता है, ठीक है, और जिसके अंदर मेटल वाली प्रॉपर्टी, मतलब मेटल जिसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ओर में से, मेटल का परसेंटेज ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो इसको हमने रोलर के ऊपर रख दिया। ये देख रहे हो तुम यहाँ पे छोटे 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 पार्टिकल्स क्या है, ओर है। रोलर के ऊपर रखने के बाद इन रोलर के ऊपर क्या लगा है, मैग्नेट्स लगे हुए, ठीक है।
तो जितना भी इनके अंदर मेटल वाली मतलब ऐसे ऐसे मेटल्स होंगे जो मेटल मैग्नेट से अट्रैक्ट होते होंगे, वो क्या है, इस वाले चैम्बर में आ गया, ठीक है, सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स इस वाले चैम्बर में। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे FeS का मिक्सचर डाल देता है तो सारा का सारा Fe इसके अंदर आ जाता है और सल्फर यहाँ पे चले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब वो तो देख लिया ऊपर सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर हो तो कैसे सेपरेट करते हैं। अब है सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो पहला है इसके अंदर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, फिल्टर पेपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, फिल्टर पेपर, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस फिल्टर पेपर को थोड़ा यहाँ पे फोल्ड करके ऐसे करके इसको फनल के अंदर डाल दिया यहाँ पे। फिर इसके अंदर तुम सोल्यूशन पास कराते हो। तो जैसे ही सोल्यूशन पास कराओगे तो जो इसके पोर के अंदर से पास हो जाएगा, और पोर के अंदर से जो पास नहीं हो पाएगा वो क्या है, ऊपर बच जाएगा। जो पोर के अंदर से पास नहीं पाएंगे उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बड़े होंगे। इसके अंदर फॉर एग्जांपल सैंड और वाटर का लिया, तो सैंड का पार्टिकल क्या होता है, इतना बड़ा होता है कि फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाता है, तो वो ऊपर ही बच जाता है, और सारा का सारा वाटर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसमें हमने देख लिया कैसे हमने सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर लिया थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के वर्ड से ही पता चल रहा है कि वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, ठीक है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा था। लेकिन इवेपोरेशन को कैसे यूज़ किया जाता है सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए, तो देखो यहाँ पे ये तुम्हें दिखाई दे रहा है NaCl का सोल्यूशन। NaCl का सोल्यूशन मतलब सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स किया है। जैसे ही इसको हीट दिया गया तो क्या हो गया, वाटर अपने आप ही क्या हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद हमें कौन सा क्या मिल जाता है, सॉल्ट का रेसिड्यू बच जाता है नीचे, ठीक है। ये वाली टेक्निक्स कहाँ यूज़ करी जाती है, जब सी में से सॉल्ट को रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम डाई को भी रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम कलर। डाई एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, क्योंकि कलर सॉलिड होते हैं ना, उस कलर को लिक्विड में मिलाया जाता है इंक बनाने के लिए, ठीक। देखो इसको डायरेक्ट हीट नहीं किया गया है। इसमें क्वेश्चन अगर पूछा तुमसे कि अगर डाई को सेपरेट करना है थ्रू फ्रॉम इंक, सो व्हाई वी वुड नॉट heated the solution of ink directly, so the answer is that we cannot give the heat of this solution because the boiling point of ink is too low, बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिड्यू कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे इस केस में क्या बच रहा था, सॉल्ट NaCl बच रहा था, इस केस में ऐसा बचेगा ही नहीं, सारा का सारा उड़ जाएगा। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं। इसके स्टीम के वजह से स्टीम में भी हीट होगा, ये हीट लेने के बाद फिर इसमें जितना भी लिक्विड पार्ट होगा वो सारा वाटर वेपर में उड़ जाएगा, और रेसिड्यू क्या बच जाएगा, सिर्फ तुम्हारे पास डाई बच जाएगा, डाई लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज जस्ट सिमिलर टू इवेपोरेशन। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टल्स मतलब होते क्या, देखो कभी भी किसी सॉलिड सब्सटेंस को एक डेफिनाइट पैटर्न में जब तुम देखोगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, क्रिस्टल्स फॉर्म में होंगे। और इस क्रिस्टल्स मतलब सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट मास के सॉल्ट में एक फिक्स्ड अमाउंट में जब वाटर मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन का दूसरा अगर डेफिनेशन बोले अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन। सॉलिड को सोल्यूशन से सेपरेट किया जाता है, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट में वाटर के साथ प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर सल्फेट को बोलूँ, ठीक है, इसका क्रिस्टल का फॉर्मूला आता है CuSO4.5H2O, मतलब कि एक क्रिस्टल बनने के लिए कॉपर सल्फेट का 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंपलसरी है, ठीक है। अगर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ज़रूरी नहीं होगा, मतलब नहीं है मिलेगा, तो एक क्रिस्टल फॉर्म नहीं होगा। जैसे ही तुम इसको हीट करोगे तो इसमें से ये गायब हो जाएगा। वैसे देखो जब इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहता है तो ये ब्लू कलर का रहता है, ठीक है, जैसे ये देख रहे हो तुम, ठीक है, नीचे भी मैं समझाता हूँ। और जैसे ही इसको हीटअप कर दोगे मतलब ये बचा खुचा भी पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, डीकलरिश हो जाता है, वाइट कलर का वापस हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे देखो,
ये क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसको हीट करा है। इसको भी डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए पहले वाटर को बॉईल किया, इसके स्टीम से फिर इसको हीट अप किया। हीट करने के बाद यहाँ पे देखो ये बच गया ब्लू कलर का, यही कॉपर सल्फेट है। बट ये कॉपर सल्फेट कैसा है, फिक्स्ड अमाउंट में वाटर कंटेन कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। अब ये क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, उस इवेपोरेशन में भी तो यही कर रहे थे, उसको हमने क्यों नहीं क्रिस्टलाइजेशन बोला? तो उसको हमने क्रिस्टलाइजेशन इसलिए नहीं बोला क्योंकि इवेपोरेशन करने वक्त में क्या हो जाता है, कुछ सब्सटेंस का जल जाते हैं, चेरिड, दे गेट चेरिड ऑन हीटिंग, ठीक है, हीट करने पे जल जाते हैं। और इवन उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी बच जाती है। बट इसके अंदर तो इम्प्योरिटीज़ बचने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल तभी बनेगा जब उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम अ सी वाटर, सी वाटर से जो हमें सॉल्ट मिलता है उसको प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अल्म, अल्म इज द फिटकिरी जो तुम्हारे पापा यूज़ करते हैं फॉर आफ्टर शेविंग, ठीक है। तो सेपरेट किया जाता है अल्म के क्रिस्टल्स को, ठीक है, इम्प्योरिटीज से। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में इज़ यूज टू सेपरेट, ये देखो क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है लिक्विड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए भी, और सॉलिड और लिक्विड को भी सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर, और सॉलिड लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड लिक्विड में भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसको लिक्विड लिक्विड में भी यूज़ किया जाता है। ये किस फार्मूला प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है वो पहले ही हमने देखा था कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर ये क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है। ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कलर्स इन डाई सेपरेट करने में, डाई मतलब वही डाई को इंक से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने क्रिस्टल उसमें किया था इवेपोरेशन में, वैसे थ्रू क्रोमेटोग्राफी भी कर सकते हैं। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी ये कर सकते हैं। करते कैसे है ये देखो, ये हमने एक ले लिया फिल्टर पेपर टाइप का, ठीक है। ये नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फिल्टर पेपर ही लेना। तो यहाँ पे हमने एक पेपर ले लिया, ठीक है। एक पेपर ले लेना, इस पेपर में नीचे की तरफ एक लाइन मार्क कर देना, यहाँ पे इंक लगा देना, ठीक है। ये छोटा सा ही होगा, कम से 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना इसको, ठीक है, डिस्टेंस पे बॉटम एंड से। तो बॉटम एंड से इतना रख लिया ताकि ये डिप हो जाए, इसको डिप करना है हमें वाटर में, ठीक है। तो ये इंक, ब्लैक इंक ले लिया यहाँ पे, देखो अब ब्लैक कलर में कितने सारे कलर मिक्सड हैं। जो कलर सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी दिखाएगा ना वो सबसे ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस पूरे ब्लैक कलर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसने दिखाई? इस येलो कलर ने, ठीक है। तो ये येलो कलर सबसे ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो देखो इसको एक दिन के लिए ऐसे छोड़ देना, अगले दिन तुम देखोगे तो डिफरेंट कलर, जितने भी तुम्हारे इंक के अंदर कलर्स प्रेजेंट होंगे वो सारा का सारा तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा। और जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। ये देखो तुम, यहाँ पे वाटर अभी नहीं है, यहाँ पे है वाटर, और अगले दिन देखा तो वाटर यहाँ तक पहुँच गया। इट मीन्स क्या है, वाटर ही मतलब सॉल्युबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबल है इनके कलर के सेग्रीगेट होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो दो तरीके के फोर्स होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो बाहर की तरफ धकेलता है, ठीक है। जब हम पत्थर को घुमा रहे होते हैं तो पत्थर किस तरफ जाने की कोशिश करता है? एक सर्कल के अंदर, अगर पत्थर यहाँ सेंटर में खड़े हो जाए, पत्थर को घुमाए तो इस तरफ जाने की कोशिश करता है, तो इसको पुश मिल रहा होता है बाहर की तरफ भागने का। तो क्या होता है वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो थ्रेड है, थ्रेड अब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अगर यहाँ पे पत्थर है तो थ्रेड इसको बोल रहा है अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ, ठीक है। तो थ्रेड कौन सा फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्लियर है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ फेंके और सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ खींचे। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है किसी भी सब्सटेंस को
सेपरेट करने के लिए। वो सब्सटेंस कैसा है? लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर, ठीक है। और लिक्विड का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी लिक्विड को भी हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन, और सॉलिड और लिक्विड को भी। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो देखो। जो इसके अंदर डेंसर पार्टिकल होगा वो क्या होगा? नीचे बच जाएगा, ठीक है, बॉटम की तरफ। और जो लाइटर पार्टिकल होगा वो क्या होगा? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि देखो ये जैसे ये ब्लड है, ठीक है, इस ब्लड में यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल दिया, यहाँ पे एक मशीन इसको रोटेट कर रही होती है। तो जैसे ही इस मशीन रोटेट करेगी तो ये कैसे हो जाएगा? पहले ये इस फॉर्म में है, ठीक है, इसका स्लांट है थोड़ा, और जैसे ये रोटेट होगा तो ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। ये रोटेट होना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देखोगे जब ये रोटेट हो रहा होगा तो भारी वाला जो सामान है, जैसे स्टोन किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? बाहर की तरफ, तो भारी सामान बॉटम की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और जो लाइट होगा वो क्या आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक। तो जैसे इस ब्लड के अंदर क्या सेपरेट किया है? प्लाज्मा को। प्लाज्मा लाइट होता है, वो आ गया ऊपर, और बाकी सेल्स जो होते हैं वो भारी होते हैं, वो आगे नीचे, ठीक है। तो यूज़ कहाँ कहाँ, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इसका? इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इवन इनको क्रीम निकालने के लिए यूज़ करा जाता है मिल्क में से, ठीक है। बटर और क्रीम को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वॉशिंग मशीन में भी यूज़ किया जाता है वेट क्लोथ में से वाटर को स्क्वीज आउट करने के लिए, ठीक है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर। वो प्रिंसिपल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो बाहर की तरफ फोर्स लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन, ठीक। डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम थ्रू हीटिंग के प्रोसेस से लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करें, और वेपर में कन्वर्ट करने के बाद कूल करने के बाद उसको सेपरेट कर दे उसके पहले सोल्यूशन में से, ठीक है, थ्रू पहले हीटिंग, फिर हीटिंग के बाद कूलिंग, ठीक है। कैसे है डिस्टिलेशन? ये देखो, इसका एग्जांपल है डिस्टिल्ड वाटर को सेपरेट करने के लिए, अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि ये वाटर वेपर है, सॉरी, ये है तुम्हारा सॉल्ट और H2O का सोल्यूशन। इसमें से सॉल्ट को हमें बाहर निकालना है, तो हम इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं। इवेपोरेशन में लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि इम्प्योरिटीज़ बच जाती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सोल्यूशन है सॉल्ट और H2O का, तो सॉल्ट को हम थ्रू इवेपोरेशन भी सेपरेट कर सकते हैं और डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं। देखो डिस्टिलेशन से कैसे किया, इसको हीट देना स्टार्ट किया, तो हीट देंगे तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर्स में। फिर वो पास होगा इसके थ्रू, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है जहाँ पे यहाँ पे आइस क्यूब्स रखी हुई है। ये आइस क्यूब क्या करेगी? इस वेपर के टेम्परेचर को सेटल डाउन करेगी, मतलब कम करेगी, और ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्दर लिक्विड में। यहाँ ऐसे ही हमें कुछ देर के बाद सारा का सारा लिक्विड यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई जब किसी सॉलिड को लिक्विड से एक्सट्रैक्ट किया हमने, ठीक है, या लिक्विड को सॉलिड से एक्सट्रैक्ट किया। लेकिन किसी लिक्विड को लिक्विड से एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे होगा डिस्टिलेशन? देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिया है एसीटोन और वाटर का। वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का क्या होता है? 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हीट करना स्टार्ट करा हमने हम, तो पहले 10, 20, 30 ऐसे करके सबसे पहले किस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा? ये एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये एसीटोन के बबल्स वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो क्या जाएगा फिर इस कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या है? यहाँ पे आइस क्यूब नहीं, यहाँ पे वाटर आउटलेट्स लगा रखे हैं। यहाँ पे एक जगह कोल्ड वाटर देते हैं, ये कोल्ड वाटर फिर इसको कूल डाउन करता है वेपर्स को, किस में कन्वर्ट कर देता है? लिक्विड में। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? सिर्फ एसीटोन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसके बाद आता है, जिसमें 2 से ज़्यादा लिक्विड्स को सेपरेट जब किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? ये बिल्कुल इसी की तरह है, अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ। मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड, जब 2 लिक्विड्स आपस में मिल जाए, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसको कैसे सेपरेट किया जाता है? थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। द मिक्सचर, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट्स, ये बॉइलिंग पॉइंट्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि डिस्टिलेशन हो रहा था। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो तुम्हारा कंडेंसर है, कंडेंसर से पहले बीड्स लगा दिए जाते हैं,
उन बीड्स का क्या काम है अभी मैं बताता हूँ। ये यूज़ कहाँ किए जाते हैं, गैसोलीन, डीजल फ्यूल, केरोसिन, जेट फ्यूल, इन सबको सेपरेट करने के लिए ऑयल रिफाइनरी, जब क्रूड ऑयल आता है, देखा ही होगा तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पूरा चैम्बर 8th क्लास में, ठीक है, बड़ा सा भी दिखाता भी हूँ मैं। फिर एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको भी सेपरेट करने के लिए, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको सेपरेट करना होता है तो थ्रू फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। ग्लास बीड्स क्यों लगाया जाता है, ये देखो कॉलम के अंदर ग्लास बीड्स इसलिए लगाया जाता है ताकि वो सरफेस एरिया दे वेपर्स को, जो हॉट वेपर्स है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाए, ठीक है। अब ये कौन से हॉट वेपर्स है जो कूल डाउन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे तो दो वेपर्स उठ रही होंगी, एक तो वाटर वेपर्स भी उठ रही होंगी, लेट सपोज वाटर वेपर और एसीटोन है, तो एसीटोन क्योंकि 56 पे तो एसीटोन सारा का सारा उड़ने लग जाएगा, उसके बाद भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर वेपर भी साथ में उठ रहे होंगे। लेकिन बीड्स क्या करता है, जैसे ये देखो ये है इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल उठना स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो इथेनॉल जब पास होगा इन बीड से, ठीक, तो बीड से जब पास होगा तो इथेनॉल के पास तो फोर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर वेपर्स के फोर्स से, ठीक है। जब वाटर वेपर्स भी उठ रहे होंगे साथ में, H2O के भी वेपर्स उठ रहे होंगे और इथेनॉल के भी वेपर उठ रहे होंगे, लेकिन इथेनॉल के वेपर सबसे पहले उठेंगे क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे उठना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन साथ में ये भी उठ रहा होगा। लेकिन क्या होगा कि इसके वेपर के पास फोर्स, इथेनॉल के वेपर के पास फोर्स ज़्यादा होगा वाटर के वेपर के कंपैरिजन में। तो ये बीट्स का काम यही होता है कि जो जिसका फोर्स कम हो, जो आगे इन बीट्स को क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है, उनको ये बीट्स क्या कर देता है, जल्दी से कूल डाउन करके वापस इस सोल्यूशन के अंदर भेज देता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जितना भी इथेनॉल होगा वो जल्दी से जल्दी ऊपर जाएगा कंडेंसर के थ्रू और कूल डाउन होकर के ये सारा इथेनॉल हमें यहाँ पे मिल जाता है। बट जब तक इथेनॉल प्रेजेंट होता है तब तक वाटर का रिपीटेडली एक्शन वही चल रहा होता है, ऊपर उठा, बीट्स ने उसको पास नहीं होने दिया और वो वापस सेटल डाउन हो गया, ठीक है। जैसे उस सारा का सारा इथेनॉल सेपरेट हो जाएगा तो वाटर भी उसको पास कर जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हम इथेनॉल को रिमूव कर लेते हैं। मैं जो बोल रहा था 8th क्लास में तुमने देखा होगा वो रिफाइनरी यही है। देखो यहाँ पे कितने फ्रैक्शन लगे हैं, यहाँ पे ये बीट्स की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। इन अगर सपोज जैसे कि जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो वो यहाँ इस चैम्बर तक तभी जाएगा जब उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि वो उनको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, इतना फोर्स होगा ही नहीं उसके पास, एसफाल्ट के पास, पैराफिन वैक्सीन के पास इतना फोर्स नहीं होगा कि वो इन फ्रैक्शनल चैम्बर्स को पास करके चले जाए, ठीक है। तो इनको वही पास करता है जिनके पास उतने फोर्स हो, ठीक है, और वो फोर्स कब आएगा, जब वो अपने उस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। इसके बाद जो एयर का होमोजीनियस एयर के मिक्सचर का सेपरेशन है, ठीक है, वो कैसे होता है, ये देखो ये एयर यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो नॉर्मल सराउंडिंग में एयर है, उस एयर को पहले फिल्टर कर लेंगे, ठीक है, फिल्टर यहाँ पे कर लिया, फिल्टर होने के बाद ये एयर इस चैम्बर में जाएगा, इस चैम्बर में गया तो एयर को क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया। जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो जाता है, तो ये एयर कैसे हो गया, हॉट हो गया, ठीक है, क्योंकि किसी पे भी अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता ही है, एक लॉ है, ये तुम्हें बाद में जाकर के पता चलेगा 11th में, ठीक है। तो ये हॉट एयर हो चुका है, अब ये हॉट एयर पास होगा, यहाँ से हमने वेसल पास किया है यहाँ पे वाटर का, जैसे उसमें वाटर कैसा है, कोल्ड एयर, ठीक है, तो ये कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर इसके अंदर पास होगा, तो ये जब हॉट एयर इनके वॉल्स पे क्या होगी, स्ट्रक करेगी तो क्या हो जाएगी, कूल डाउन होने लगेगी, ठीक है, और ये वार्म वाटर ऊपर चला, थोड़ा वार्म हो जाएगा ना ये, क्योंकि इसको कूल कर रही है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे कोल्ड कंप्रेस एयर है यहाँ पे, ठीक है, पूरा लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये वाटर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, सीधा पास होता है, इसका काम इतना ही है कि वो हॉट एयर को थोड़ा सा कूल कर दे, वो ये कूल होने के बाद फिर सेपरेटर में जाती है, सेपरेटर में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया जाता है एज एन
ड्राई आइस, ड्राई आइस तुम जानते ही हो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था हमने ड्राई आइस, ठीक। तो फिर सेपरेटर से ड्राई आइस बाहर निकाल लिया, फिर ये एयर को कंप्रेस्ड कोल्ड कंप्रेस एयर को एक्सपेंशन जेट में भेजा जाता है, ठीक है। एक्सपेंशन जेट में क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे इनको निकाला जाता है। अब टेम्परेचर क्या है ये देखो, नाइट्रोजन का टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186, ऑक्सीजन का -183 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था -78 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा है वो सबसे पहले ही निकल गया होगा, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा था वो पहले ही निकल गया। फिर यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर किसका है, यहाँ पर नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन का है ये ऊपर, उससे सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ऊपर तो हमने पढ़े थे मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं हो पाते, लेकिन वो लिक्विड है दोनों, ठीक है। तो उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, तो उनको सेपरेटिंग फनल के थ्रू किया जाता है। तो सेपरेटिंग फनल में कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे बेस्ड है, तो यहाँ पे डेंसिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसी है कि सपोज यहाँ पे ऑयल है और वाटर है, तो जो लो डेंसिटी होगा, जो हल्का होगा, वो क्या है करेगा, फ्लोट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट क्या कर रहा है, ऑयल फ्लोट कर रहा है, ठीक। और नीचे क्या है H2O, वो H2O क्या कर देगा, फनल के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सॉल्वेंट वाले केस में, जब सॉल्वेंट मिक्स कर देते हैं सैंड और शुगर के मिक्सचर के अंदर H2O मिलाते थे, ठीक है। तो H2O शुगर के अंदर मिक्स होकर के इस फनल के थ्रू ये बाहर निकल जाता था, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट के सैंड के डेंसिटी से, सैंड बहुत भारी है, ठीक है, इसलिए वो ऊपर रहता था और सारा का सारा वाटर नीचे निकल जाता था। उसी तरीके से ये ऑयल ऊपर रहेगा और सारा वाटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर, ये तुम्हारे बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा हमें। ड्रिंकिंग वाटर तुम्हारे पास कैसे आता है, तो रिजर्वायर होता है, ठीक है। ये रिजर्वायर मतलब रिजर्वायर थ्रू रिवर से कनेक्ट होता है, पानी वहाँ से आया या फिर वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वहाँ से वाटर कलेक्ट किया गया, किसी फॉर्म में वाटर कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो इस वाटर को पहले सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल का सेटल होना, इज नोन है सेडिमेंटेशन। यहाँ पे सेटल हो गए बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, ये बड़े बड़े पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। अब ये वाटर पास होगा लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में क्या हो जाएगा कि जो इससे थोड़े से छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, वो सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड मतलब बैठने लगेंगे, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो बैठने लगेगी, थोड़ी सी छोटी इसके। इसके बाद पास किया जाएगा फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में देखो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स है यहाँ पे, ठीक है। ये लेयर्स तुमने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, और जो तुम्हारा ग्राउंड वाटर है वो भी जो तुम्हें मिलता है वो भी इन लेयर से पास होकर के कहीं पे स्टोर्ड रहता है, उसी को फिर तुम थ्रू पंप वगैरह से बाहर निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भी आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल जैसे ग्राउंड में हो रखा है वैसे किया। यहाँ पे अलग अलग लेयर है, ये देख रहे हो तुम, ये अलग अलग लेयर, इन लेयर से ये वाटर पास होती है, ठीक है। तो पास होने का कारण क्या है कि इन लेयर में जैसे फिल्टर की तरह, फिल्टर पेपर देखा था हमने, पोर्स होते हैं, तो कंसीडर कर लो कि एक लेयर में उस तरीके से पोर्स है, जैसे शुरू में बड़े वाले पोर्स होंगे तो यहाँ पे बड़े वाले पत्थर रुक गए, ठीक है। उससे नीचे कम पोर है तो छोटे वाले पत्थर रुक गए, सबसे नीचे कम है तो सबसे छोटे। इस तरीके से फिर ये क्लोरिनेशन टैंक में जाता है। क्लोरिनेशन टैंक का काम क्या है, वहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट होता है, वो क्लोरीन क्या कर देता है, वाटर के सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है, और तुम्हारे पास कैसा वाटर आता है, एकदम क्लीन वाटर, ठीक है, जिसको तुम पीते हो। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.